भाग 10 में आपने सुना था कि गंगा मंदिर से तेज कदमों से जाने लगती है और आदित्यराज पीछे से आवाज देता है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेती। ये देखकर आदित्य उसका पल्लू पकड़ लेता है। अब आगे। जैसे ही आदित्यराज ने गंगा की साड़ी का पल्लू पकड़ा, गंगा एकदम से रुक गई। उसके रुकते ही एकदम से शांत माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था मानो बहती हुई हवा रुक गई हो। फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो आदित्यराज अपना मुंह लटकाए गंगा का पल्लू पकड़कर बेचारे नजरों से गंगा की ओर देखे जा रहा था। गंगा ने जब आदित्यराज की ओर देखा तो उसको एकदम से दया आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया, नहीं नहीं नहीं, पहली बार आदित्यराज ने उसके कैसी इंसल्ट की थी, क्या भूल गई क्या गंगा? ऐसे अपने मन ही मन सोचने लगी। फिर उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो आसपास उसे इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। फिर वो आदित्यराज की तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, देखो कुमसा, बहुत कर लिया आपने हमारे साथ बदतमीजी, पर अब और नहीं। उसने अपने हाथ से एक झटके से साड़ी का पल्लू खींच लिया। गिरजा ये सब देखे जा रही थी। गिरजा तो जानती थी कि आदित्यराज गंगा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका गंगा के आगे पीछे घूमना तकलीफ दे रहा था। फिर भी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए अपने दिमाग में गंगा को आदित्यराज से कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में सोचे जा रही थी। साथ ही साथ डर के मारे उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़के जा रही थी। गंगा साड़ी का पल्लू खींचकर आगे तेज कदमों से चलने लगी तो वापस से आदित्यराज गंगा के पीछे पीछे चलते हुए कहने लगा, अरे गंगा, अब गुस्सा थूक भी दो, इतना क्या नाराज होना। और फिर अचानक से एक जगह रुककर आंखों में आंसू आते हुए कहने लगा, गंगा, ऐसे नहीं रहा जाता है यार। जैसे ही गंगा ने आदित्यराज के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसके दिमाग में एकदम से हलचल होने लगी और वो 1 मिनट के लिए रुकी। उधर गिरजा की भी हालत कुछ कुछ ऐसे ही थी। उसकी भी सांसें 1 मिनट के लिए अटकी गई और वह अब उतावली होकर गंगा का रिएक्शन देखने लगी। इधर गंगा फिर धीरे धीरे आदित्यराज के पास जाने लगी और आदित्यराज के पास जाकर आदित्यराज की आंखों में आंखें डालकर बोली, हुकुम सा, क्या है ना, हम जैसी गरीब घर की लड़कियां अमीर लड़के देखकर उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। आदित्यराज गंगा के मुंह से ऐसे बातें सुनकर वो अपने डबडबे आंखों से गंगा की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाकर ना का इशारा करता है। फिर गंगा अपनी बात कंटिन्यू करती हुई कहती है, मुझ जैसी लड़कियां बदतमीज होती है, हमें संस्कार नहीं होती है। और न जाने क्या क्या गंगा बोली ही जा रही थी। तभी आदित्यराज ने गंगा के होठों पर अपनी उंगली रख दी। ऐसे एकदम अचानक से अपने होठों पर हुकुम सा की उंगलियां रखने से गंगा एकदम से शांत हो गई और वह आदित्यराज के आंखों ही आंखों में खो गई। इधर गिरजा आदित्यराज और गंगा को ऐसे एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ देखकर उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके छाती पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। उसे ये सब देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। अब आदित्यराज धीरे धीरे गंगा की होठों की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसे एक चुटकी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। उस चुटकी की आवाज़ से गंगा और आदित्यराज दोनों भान में आ गए। वैसे ही गिरजा ने हंसते हुए आदित्यराज को कहा, आदि, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो आदित्यराज ने अपने दाएं ओर मुड़कर देखा तो उसे गिरजा नजर आई। ये देखकर गंगा आदित्यराज से थोड़ी दूर हुई तो आदित्यराज भी गिरजा को स्माइल करते हुए बोला, हे व्हाट्सअप। तभी वापस से हड़बड़ी में गिरजा बोली, मुझे लगता है आदि मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? तो इस पर आदित्यराज थोड़ा अपना कॉलर को सीधा करता हुआ गले से खराटे लेते हुए बोला, नहीं तो भला मुझे क्या डिस्टर्ब होगा, वो तो मैं बस गंगा के मुंह को साफ कर रहा था। गंगा को आदित्यराज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठी थी। लेकिन गिरजा साफ साफ गंगा के एक्सप्रेशन को देख पा रही थी और गिरजा अपने मन में बोली, हंस ले बेटा, शायद तुम्हारी आखिरी हंसी हो। और आदित्यराज की तरफ देखकर मन में बोली, और ये बंदा एक अनाथ गरीब लड़की के प्यार में अंधा होकर झूठ भी बोलने लगा। उतने में ही आदित्यराज ने ख्यालों में खोई हुई गिरजा के सामने चुटकी बजाकर बोला, वैसे गिरजा, तुम ख्यालों से बाहर आ चुकी हो तो इनसे मिलो, यह है मेरी मंगेतर गंगा। जैसे ही गिरजा ने आदित्यराज के मुंह से ऐसे शब्द सुने, वो आदित्यराज का मुंह आश्चर्य से ताकती रह गई और बोली, आदि, आपने कब सगाई की? राजा ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, ना ही आपने ऐसे कुछ बताया। इस पर आदित्यराज हंसता हुआ बोला, अरे वह बताने की क्या बात है, ऐसे ही मैंने सीक्रेट सगाई कर ली गंगा से। उधर राजस्थान में बैठा राजा और गिरजा के पिताजी गिरजा के फ़ोन का आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गिरजा ने आज सुबह से ना राजा से कोई बात की थी, ना ही अपने पापा से बात की थी। इस वजह से दोनों गिरजा के मुंह से आज का समाचार सुनने के लिए उत्सुक थे। इधर आदित्यराज गंगा के हाथों को अपने हाथ में पकड़कर गिरजा को सगाई की अंगूठी दिखाकर कहने लगा, ये रही वो सगाई की अंगूठी। यह देखकर गिरजा और शॉक्ड हो गई। फिर आदित्यराज गंगा को गिरजा से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहने लगा, गंगा, ये गिरजा मेरी बचपन की दोस्त है। तो गंगा ने भी गिरजा को नमस्ते किया। गिरजा आदित्यराज से अपना इतना सा परिचय देकर संतुष्ट नहीं हुई थी, तो उसने आगे कहना चालू किया, गंगा, मैं आदित्यराज की बचपन की सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। राजा सके और मेरे पापा के बहुत सालों से अच्छे रिश्ते हैं और आदि के साथ मेरे बचपन से पली बड़ी हूँ। हम साथ साथ रहे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर उसने आदित्यराज की तरफ देखकर कहा, है ना आदि? तो आदित्यराज ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। गिरजा ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिचय जानबूझकर दिया था ताकि गंगा को इससे गिरजा से जलन होने लगे, लेकिन गंगा तो गंगा थी, वो एकदम रिलैक्स थी। आदित्यराज ने कहा
गिरजा तुम अचानक से यहाँ? तो गिरजा हड़बड़ी में बोली, वो मैं यहाँ इंदौर घूमने आई थी तो मुझे पता चला आप भी यहाँ पर हो, तो बस मिलने आई दौड़े दौड़े। लेकिन आदित्य गिरजा की बातें सुनकर कोई खास खुश नहीं हुआ। तो गिरजा बोली, क्यों नहीं आना था क्या मुझे? क्या मुझे अपने ही खास दोस्त से मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? तो इस पर आदित्यराज ने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आए मिलने तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर वो ऐसे एक दूसरे से बातें करते रहे। जितने गिरजा के फ़ोन की रिंग बजी तो उसने देखा कि राजा का फ़ोन आ रहा था। उसे देखकर घबराहट हुई। फिर उसने एकदम से मोबाइल को साइलेंट कर दिया और नॉर्मल हो गई। तो आदित्यराज ने पूछा, गिरजा आपने कॉल अटेंड क्यों नहीं किया? इस पर गिरजा कहने लगी कि वो कंपनी का फ़ोन था। फिर आदित्यराज ने बिना भाव से पूछा, गिरजा चलो अब तुम्हें मेरे साथ आना है ना, या फिर तुम गंगा के साथ जाना चाहती हो? जैसे ही गिरजा ने शब्द सुने तो वो खुश होते हुए बोली, आदि मैं गंगा के साथ जाना चाहती हूँ। एक्चुअली गंगा के साथ रहना मुझे अच्छा भी लगेगा। वैसे कभी आपके वहाँ भी रहूँगी तो कभी गंगा के साथ, लेकिन फिलहाल गंगा के साथ। गिरजा यही मौका तो ढूंढ रही थी कि वो गंगा के साथ रहे और मौका मिलते ही उसका पत्ता साफ करे। फिर गिरजा गंगा के साथ चल पड़ी और आदित्यराज अपने सेक्रेटरी गोविंद के साथ चलते चलते गोविंद आदित्यराज को चिंता भरे स्वर में कहने लगा, हुकुम साहब मुझे गिरजा तो सही लड़की नहीं लग रही है। तभी आदित्यराज मजाकिया अंदाज में बोला, तो आपको उससे कौन सी शादी करनी है? तो इस पर सेक्रेटरी गोविंद बोला, आप भी ना हुकुम साहब। गंगा से मिलने के बाद आदित्यराज के स्वभाव में काफ़ी कुछ चेंज आ चुका था। उसका गुस्सा कम हो चुका था। वो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहने लगा था और मौका मिलने पर शायरी, चुटकुले या अपने मजाकिया अंदाज से वो लोगों के चेहरे पर हंसी बिखेर देता। गिरजा गंगा के पीछे पीछे गंगा के घर गई। गिरजा को गंगा का घर बिल्कुल पसंद नहीं आया, छोटे छोटे कमरे। फिर वो अचानक बहुत सारे बच्चों को देखकर शॉक्ड से बोली, ये सब कौन है गंगा? तो गंगा उसे खुशी खुशी बताने लगी कि वो अनाथ आश्रम चलाती है और वो उन्हें खुद पढ़ाते भी है। फिर गिरजा मन में सोचते हुए बोली, तू है भी इस लायक ही, खुद को कीचड़ में से कभी बाहर निकाल नहीं पाई और बच्चों को चली कीचड़ से बाहर निकालने, बेवकूफ़। फिर झूठी मुस्कान देते हुए गंगा का दिल जीतने के लिए बोली, आपका घर बहुत सुंदर है गंगा, और आप अनाथ आश्रम चलाते, ये बहुत बड़ी बात है, ग्रेट वर्क, सच गंगा, सच में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे कहकर वो गंगा के गले लग गई। लेकिन गिरिजा को अंदर ही अंदर गंगा से ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन किसी भी कीमत पर वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होना देना चाहती थी। अब गिरिजा गंगा के घर में रहकर उसके हर एक हलचल पर ध्यान देने लगी, यहाँ तक कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, कब सोती है और उसे क्या पहनना पसंद है आदि। गंगा तो भोली थी, तो उसके मन में जो आता वो गिरजा को कह देती। अब जब भी गंगा के मोबाइल पर आदित्यराज का फ़ोन आता, गिरजा आदि का फ़ोन कहकर पोस लेती और खुद आदित्यराज से बात करने लग जाती। या फिर गंगा का मोबाइल उसके पास न होता और जब गंगा का ध्यान भी ना होता मोबाइल पर, तो वो गंगा बाहर गई कर बहाना बनाकर वो आदित्यराज को गंगा से बात करने से रोकती। गंगा यही सोचती कि वो बच्ची है और आदित्यराज की बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे इस बात का बुरा भी नहीं लगता। अब गिरजा को गंगा के घर के 8 दिन हो गए थे। इन 8 दिनों में ना तो गिरजा ने गंगा के आदित्यराज से बात करने दिया और न ही मिलने दिया। वो गंगा को आदित्यराज के खिलाफ भड़काने का काम करती। वो गंगा को कहती कि आदित्यराज की तो और बहुत सारी प्रेमिकाएं थी, वो ऐसा ही है और वो सबको इस्तेमाल करके छोड़ देता है। वो बहुत घमंडी है, उसे गरीब लोगों से खूब नफरत है आदि। तो गंगा उसे कहती, ये क्या कह रही हो गिरजा, हुकुम साहब के बेस्ट फ्रेंड है और आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। गिरजा हंसते हुए कहती है, मैं उसकी बचपन की खास दोस्त हूँ और मैं उसे जानती हूँ, इसलिए आपको कह रही हूँ। लेकिन गंगा गिरजा की बातों को इग्नोर करती है और वो साइली को तो गिरजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि गिरजा यहाँ से जल्द चली जाए। इधर आदित्यराज भी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में बिजी था और जब जब वो फ्री होता तो वो गंगा से बात करने की कोशिश करता, लेकिन गिरजा उसे गंगा से बात नहीं करने देती। हमेशा उसका मोबाइल खोलकर खुद बातें करने लग जाती। आदित्यराज गिरजा की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुका था। फिर वह सीधा गंगा से मिलने गंगा के घर आ गया। फिर उसने गंगा को देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाकर उससे बात करने लगा और गंगा को कहने लगा, गंगा मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तब तुम या तो बिजी रहती हो या फिर बाहर रहती हो। तो गंगा इस पर मायूस होती हुई बोली, रहने दो हुकुम साहब, आपके पास हमारे साथ बात करने के लिए समय ही क्यों होगा। ऐसे आदित्यराज और गंगा बात कर ही रहे होते हैं कि जितने में गिरजा आ जाती है और वो आदित्यराज को देखकर इतराते हुए आदित्यराज के गले लग जाती है और आदित्यराज से उत्साहित होकर कहती है, आपने हमें बताया नहीं आदि कि आप आज आने वाले हो। इस पर आदित्यराज बिना भाव से कहता है, वह बस ऐसे ही आना हो अचानक से। और फिर आदित्यराज गंगा से कुछ पूछना चाहता है तो गिरजा बीच में ही उसके सवाल का जवाब देती है और आदित्यराज गिरजा से बात ही नहीं कर पाता है। सहेली गिरजा को आदित्यराज और गंगा के बीच में से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इस काम में असफल हो जाती है। आदित्यराज बात तो करने आया था गंगा से, लेकिन गिरजा की ऐसी हरकत से आदित्यराज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने बचपन के दोस्त पर गुस्सा नहीं करना चाहता है। फिर वह गंगा को बाय करके जैसे तैसे वहाँ से चला जाता है
और उधर गिरजा मन ही मन में खुश हो जाती है कि वह गंगा को आदित्य से दूर करने में धीरे धीरे सफल होती जा रही है। जितने में राजा का कॉल आता है, गिरजा को कॉल करके पूछते हैं कि क्या गिरजा ने कोई प्लानिंग की है। तो गिरजा कहती है, राजा साहब चिंता ना करें, मैं यहाँ पूरे प्लानिंग के साथ हूँ और आपने प्लानिंग में जल्दी ही कामयाब होने वाली हूँ। गिरजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा साहब खुश हो जाते हैं और फोन रख देते हैं। इधर आदित्य राज गंगा से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगते हैं। तो उनको लगता है कि रात का समय बेस्ट रहेगा, तो वह धीरे से रात को गंगा के घर पर आकर उसे मैसेज करते दरवाज़ा खोलने के लिए। वैसे गंगा आज अपने बेडरूम में अकेली सोई हुई थी, क्योंकि आदित्य राज को ऐसे गंगा के लिए परेशान होता देखकर आज सायली ने गिरजा को जबरदस्ती अपने बेडरूम में सुलाया था। और ये बात सायली ने आदित्य राज को बता दी थी। मैसेज के बार बार बज रही टोन से गंगा की नींद उड़ गई और उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें आदित्य राज का मैसेज पढ़ा। वो पढ़कर उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही आदित्य राज अंदर आ गया और उसने गंगा से कहा, प्लीज़ प्लीज़ गंगा, आप मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। फिर गंगा ने हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, क्या करूँ यार, आपसे बात कैसे करूँ, और मैं ऐसी हरकत गिरजा के सामने करता हूँ तो वो राजस्व को जाकर बताएगी, फिर वो राजस्व मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ फालतू के वाद विवाद बढ़े जब तक हमारी शादी ना हो जाए। ऐसे करके आदित्य राज गंगा की गोद में सर रखकर उसे ढेर सारी बातें करने लग गया। गंगा आदित्य राज की मासूमियत देखती रही। उसे आज एक छोटा बच्चा आदित्य राज में दिखाई दे रहा था। ऐसी बातें करते करते कब सुबह उनको पता ही नहीं चला। और फिर आदित्य राज गिरजा के उठने से पहले अपने होटल में रवाना हो गया। आज करीब 15 दिन हो चुके थे। अब कभी रात के समय आदित्य राज गंगा घर पर आता तो कभी गंगा को अपने होटल ले जाता और गंगा से सुकून भरा पल बीता था। इधर गिरजा ने आदित्य राज के पिताजी को कॉल करके कह दिया कि वे अब आदित्य राज को अब ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां सौंपे, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे और इस वजह से गंगा से दूर होता चला जाएगा। गिरजा कभी अब आदित्य राज के होटल में रुकती तो कभी गंगा के यहाँ, और उसे गंगा के साथ बेड शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि साइली बीच में आ जाती। लेकिन एक बात गिरजा ने नोटिस की थी, इतना काम का लोड होने के बावजूद आदित्य राज के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। उलट वह दिन भर हैप्पी हैप्पी दिखता। यही हाल गंगा का भी था। और आजकल आदित्य राज के गंगा को कॉल भी कम आने लगे थे और गंगा भी आदित्य राज को कॉल कम करने लगी थी। गिरजा को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगा और उसने सोचा उसे अब 1.5 महीने के करीब होने आया है, तो कब तक वो कभी गंगा के यहाँ तो कभी आदित्य राज के यहाँ रहेगी। यदि वो और ज़्यादा दिन तक यहाँ रहेगी तो आदित्य राज को उसके ऊपर सबको शक हो जाएगा कि वो किसी न किसी इरादे से यहाँ पर आई करके। फिर आज उसने एक प्लान बनाया। आज गिरजा सोने का बहाना करके बेड पर लेटी हुई थी क्योंकि आज वह देखना चाहती थी कि आदित्य राज और गंगा आखिर में करते क्या है। करीब रात के 1 बजे आदित्य राज के कमरे का गेट खुला। गिरजा ने झाँक कर देखा तो उसने देखा कि आदित्य राज कहीं बाहर जा रहा था। फिर वो ऐसे ही अपने बेड पर बैठे बैठे सोचने लगी कि वो अभी इस समय कहाँ जा रहा है। अभी गिरजा को सोचते हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसे वापस से आदित्य राज के कमरे के दरवाजे की आवाज़ आई। उसने वापस से जाकर देखा तो अभी इस समय आदित्य राज के साथ उसे एक लड़की भी दिखाई दी कमरे के अंदर जाते हुए, क्योंकि गिरजा पिछले 5 दिन से वो आदित्य राज के होटल में ही रुकी हुई थी और उसने आदित्य राज ठेठ आगे वाला ही कमरा लिया था रहने के लिए ताकि वो आदित्य राज पर नजर रख सके। उसे लगा कहीं ये गंगा तो नहीं। फिर गिरजा चुपके से अपने कमरे से बाहर आई और आदित्य राज के कमरे की दीवार से छिपकर अपने कान दीवार पर टिका दिए। आज आदित्य राज थोड़ा रोमांटिक मूड में था तो बार बार गंगा से बातें करते हुए गंगा गंगा बोलता। तो गंगा भी बोली, क्या है हुकुम साहब, क्यों बार बार गंगा गंगा बोले जा रहे हो। तो आदित्य राज एकदम से रोमांटिक मूड में बोला, अरे यार इतने दिन हो गए बात करते करते, समय बिताते बिताते, लेकिन आज दिन तक आपने मेरी फीलिंग को नहीं समझा। गंगा, आखिर क्यों। तो इस पर नादान होकर गंगा बोली, किस फीलिंग को नहीं समझा मैं आपके। आदित्य राज रोमांटिक मूड में और गंगा के रिपाया और बोला, क्या गंगा, आपको इन आंखों में कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो गंगा भी शर्माती हुई ये बोली, नहीं हुकुम साहब। और बेड पर से उठने को हुई तभी आदित्य राज ने गंगा का हाथ पकड़ लिया और उसके फोटो के करीब जाने लगा। तो गंगा ने आदित्य राज को पीछे धकेलने की कोशिश करी, वैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो आदित्य राज के ऊपर जा गिरी। इधर गिरजा को हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी डर के मारे धड़कनें तेज हो रही थी और उसको आज लग रहा था उसकी आज दुनिया ही तबाह हो जाएगी। इधर आदित्य राज और गंगा इन सब बातों से अनजान एक दूसरे ही दुनिया में खोते जा रहे थे। जैसे ही गंगा आदित्य राज के ऊपर से उठने को हुई, आदित्य राज ने गंगा के कान में कहा, प्लीज। इससे गंगा ने इस बार अपने होश हवास में अपने आप को आदित्य राज को सौंपते हुए धीरे से बोली, हुकुम साहब, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी लेकिन अब बेवफाई नहीं। तो आदित्य राज गंगा के होठों के बिल्कुल करीब जाकर बोला, कभी नहीं मेरी जान। और धीरे धीरे आदित्य राज गंगा को किस करने लगा। आज दोनों होश हवास में थे। आदित्य राज धीरे धीरे गंगा के प्यार के समंदर में डूबता चला गया और गंगा आदित्य राज के नशे में।
इधर गिरजा अपने आप को लाचार समझने लगी। उसकी आंखों के आगे और कान के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू गिर रहे थे और गंगा को कोशिश जारी थी। क्यों किया गंगा तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद उसके अंदर बदले की भावना जाग उठी और वो वहां से एकदम से खड़े होकर कमरे में गई और उसने अपने मोबाइल को टेबल पर से उठाकर कॉल किया। इधर अभी भी आदित्यराज एक दूसरे में खोए हुए थे और ऐसे करते करते वो एक दूसरे में ही सिमट कर सो गए। जब 5 बजी तो आदित्यराज के मोबाइल में अलार्म बजी और अलार्म की आवाज़ सुनकर जग गया और उसने गंगा को उठाया, लेकिन गंगा उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आदित्यराज ने उसे वॉशरूम में छोड़कर आया और उसे फ्रेश होने के लिए कह गया और वह गंगा के लिए नाश्ता बनाने किचन में चला गया। गंगा जितने में फ्रेश होकर आई तब तक आदित्यराज गंगा के लिए नाश्ता लेकर आ गया और दोनों ने भी मिलकर साथ में नाश्ता किया। और फिर आदित्यराज ने गिरजा के कमरे की ओर एक और नज़र डाली तो उसे लाइट बंद दिखी, जिससे आदित्यराज को लगा गिरजा अभी तक सो रही है और उसे सुकून की सांस ले ली। फिर आदित्यराज गंगा को छोड़ने उसके घर चला गया। जब गंगा आदित्यराज के कमरे से निकल रही थी तो गिरजा ने गंगा को निकलते हुए अपने कमरे के दरवाजे के होल से देख लिया। गिरजा अभी तक सोई नहीं थी, बल्कि वो अभी भी प्लानिंग ही कर रही थी। जब आदित्यराज गंगा को छोड़कर डाइनिंग हॉल में आया तो सामने बैठी गिरजा दिखी। आदित्यराज ने गिरजा से हाय हेलो किया। गिरजा कहने लगी, आदि आज सुबह आप कहाँ गए थे? और ये क्या, आपकी आंखें आज सूजी सूजी क्यों लग रही है? लगता है रात को नींद पूरी नहीं हुई लगती है। तो इस पर आदित्यराज हड़बड़ी में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल काम का लोड ज़्यादा होने से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी गिरजा ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहने लगी, आदि क्या आप अपना 1 मिनट के लिए मोबाइल दोगे फ़ोन करने के लिए? तो आदित्यराज ने ही हाँ में गर्दन हिलाई और वो गिरजा के सामने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक करके उसको फ़ोन करने के लिए दे दिया। रात के करीब 8 बजे गिरजा वापस से आदित्यराज के पास आई और उसने आदित्यराज का मोबाइल मांगा और उसने गंगा को आदित्यराज के मोबाइल में मैसेज टाइप किया कि वो आज रात उसे मंदिर के पास नदी के किनारे मिलना चाहता है और आदित्यराज को इस मैसेज पता ना चले इसके लिए उसने मैसेज को डिलीट कर दिया और मोबाइल आदित्यराज को पकड़ा दिया। आदित्यराज इस बात से अंदर मोबाइल लेकर अपने काम में लग गया। गिरजा ने आदित्यराज के मोबाइल से मैसेज टाइप करके गंगा को रात के 11 बजे का टाइम दिया था। गंगा को लगा शायद आदित्यराज मंदिर के पास नदी के किनारे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी टाइम दिया होगा। रात के करीब 11 बजे गंगा आदित्यराज को मिलने के लिए घर से निकल जाती है। घर से निकलते वक्त उसके मन में बेचैनी होने लगती है, लेकिन वो आदित्यराज वहाँ होगा ये सोचकर वो अपने घबराहट पर काबू करके आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे रात के करीब 11 बजे वो वहाँ पहुँचती है, आसपास में कोई नहीं होता है, बिल्कुल सुनसान जगह। ये देखकर उसे डर भी लगता है और वो हुकुम सा कह के बुलाने लगती है। तभी उसके पीछे से 3-4 नकाबपोश आते हैं और वो वहाँ उसके मुंह को दबाकर उसको गाड़ी में बिठाकर रवाना हो जाते हैं। गंगा उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश में उसके हाथ से मोबाइल वहीं गिर जाता है। गंगा घुटी घुटी आवाज़ में हुकुम सा करके चिल्लाती है, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। कौन थे वो नकाबपोश? क्यों किया था उन्होंने गंगा को किडनैप? कैसे बचा पाएगा आदित्यराज अपने गंगा को? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 12 देख लीजिए। धन्यवाद।